नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्जाम के लिए विशेष सीरीज और इस सीरीज के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड के 50 और हिंदी के 20 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग है। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग है 46,035 वर्ग किलोमीटर। तो 46,035 वर्ग किलोमीटर क्या है, राज्य का कुल पर्वतीय भाग है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 86.07% क्या है, राज्य का पर्वतीय भाग है। तो यानी राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है तो उसमें से जो 46,035 यानी 86.07% भाग है वह पर्वतीय है। अगला प्रश्न हमारा कि राज्य के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग है। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग है हमारा 7,448 वर्ग किलोमीटर। तो 7,448 वर्ग किलोमीटर मैदानी भाग है और प्रतिशत में है यह 13.93। तो 13.93% भाग क्या है, राज्य का मैदानी क्षेत्र है। तो 86.07 पर्वतीय है और 13.93 क्या है, मैदानी भाग है। अगला प्रश्न हमारा कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच दर्रे हैं। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच प्रमुख दर्रे मानसिया, लंपिया, ऊंटा, जयंती। तो ये क्या है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच प्रमुख दर्रे हैं। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच दर्रे हैं नेलंग, सांगचोकला, थांगला, मुलिंगला। तो ये सब क्या हैं, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं, दर्रे एक प्रकार से रास्ते होते हैं। पहाड़ों में जो संकरे रास्ते होते हैं उन्हीं को दर्रा कहा जाता है। तो ये उत्तरकाशी हो चाहे पिथौरागढ़ हो या चमोली हो, जो महान हिमालय का भाग है, तो महान हिमालय से जो ट्रांस हिमालय का भाग है या तिब्बत का जो क्षेत्र है, तो उसको पार करने के लिए, वहाँ जाने के लिए जो रास्ते हैं तो उन्हीं को दर्रा कहा जाता है। तो ये क्या है, एक प्रमुख रास्तों के नाम है। अगला प्रश्न है कि चमोली और पिथौरागढ़ के बीच दर्रे हैं। तो इसी प्रकार राज्य के बीच भी जिले के बीच भी क्या होते हैं, दर्रे होंगे। और इसी प्रकार क्या होंगे, जिले के अंतर्गत भी, जिले में ही क्या होंगे, बहुत सारे दर्रे होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच दर्रे हैं टोपी धुंगा, मार्चयोग, बाराहोती। तो आदि क्या है, प्रमुख दर्रे हैं चमोली और पिथौरागढ़ के बीच। अगला प्रश्न है चमोली और तिब्बत के बीच दर्रे हैं तंजुम, भिंडार। ये क्या है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच दर्रे हैं जिनसे तिब्बत, चमोली से तिब्बत और तिब्बत से चमोली आया जाता। तो चमोली और तिब्बत के बीच ये दर्रे हैं। अगला प्रश्न है दारमा व कुंथी घाटी के बीच स्थित दर्रा है। दारमा और कुंथी घाटी। तो दारमा और कुंथी घाटी ये पिथौरागढ़ में है और इनके बीच स्थित दर्रा है तो नामा दर्रा। तो नामा दर्रा इन दोनों को जोड़ता है, दारमा और कुंथी घाटी को जोड़ता है नामा दर्रा। और एक किस जिले में है, तो ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है ऊंटा जयंती व किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो ऊंटा जयंती व किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से इन दर्रों को क्या कहा जाता है, तो तीन धुरा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, तीन धुरा कहा जाता है, ऊंटा, जयंती और किंगरी बिंगरी को। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। तो राज्य में जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है तो ये गुजरती है वृहत और मध्य हिमालय के बीच से। तो वृहत और मध्य हिमालय के बीच से गुजरती है और वैज्ञानिकों ने माना है कि टिहरी बांध के नीचे से भी यह रेखा गुजर रही है। तो इस कारण इसका काफ़ी, जो टिहरी बांध था उसका काफ़ी विरोध किया गया था। तो राज्य में जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है तो ये किसके बीच स्थित है, वृहत और मध्य हिमालय के बीच। और यही रेखा क्या है, हमारे जो टिहरी बांध है इसके नीचे से होकर भी जा रही है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ आपदा के बाद मंदाकिनी नदी की लंबाई में वृद्धि हुई। जब केदारनाथ आपदा आई 16-17 जून 2013 को, तो इससे मंदाकिनी का जो लंबाई थी वो बढ़ गई थी। तो ये बढ़ी है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर नदी का जो मार्ग है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो जिस वजह से 5 किलोमीटर नदी का क्या है, लंबाई बढ़ गई है। तो ये मंदाकिनी नदी होके आती है केदार घाटी में। तो यहाँ की प्रमुख नदी है जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है और चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग इनमें बनता है। तो ये आप 16-17 जून 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी, तो इससे 5 किलोमीटर की वृद्धि हो गई थी इस नदी में। अगला प्रश्न है
कि राज्य में प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। तो राज्य में प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है 25 मई 2017 से। तो 25 मई 2017 से प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, राज्य में जल दिवस मनाया जाता है 25 मई को, और ये 2017 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि टनकपुर के बाद काली नदी का नाम क्या हो जाता है। तो टनकपुर के बाद काली नदी एंटर करती है नेपाल में, और नेपाल में इसको शारदा के नाम से जाना जाता है। तो टनकपुर के बाद काली नदी का नाम क्या हो जाता है, शारदा हो जाता है। तो नेपाल में से शारदा के नाम से जाना जाता है। और काली नदी क्या है, यह उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 252 किलोमीटर है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि भिलंगना की सहायक नदियां हैं। तो भिलंगना सहायक नदी है भागीरथी की, जो टिहरी में, जो पुरानी टिहरी है जहाँ पे वर्तमान में टिहरी डैम बना हुआ है, तो यहाँ पर भागीरथी और भिलंगना का संगम होता था। तो भिलंगना ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा। तो मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो विभिन्न स्थानों पर इसमें मिलती हैं, और फिर उसके बाद भिलंगना आके मिल जाती है भागीरथी में। अगला प्रश्न है सरयू की सहायक नदियां हैं। तो सरयू सहायक नदी है काली की, और सरयू की सहायक नदियां हैं गोमती, पनार और पूर्वी रामगंगा। तो ये क्या है, सरयू की प्रमुख सहायक नदियां हैं गोमती, पनार और पूर्वी रामगंगा। तो सरयू गोमती बागेश्वर में मिलती है, पनार काकड़ी घाट में मिलती है, और पूर्वी रामगंगा रामेश्वर में मिल जाती है सरयू में। और यह क्या है, कुमाऊं की पवित्रतम नदी माना गया है सरयू को। तट पर कुली बिगाड़ न लेने की शपथ लेते हुए 13-14 जनवरी 1921 को जो बेगार से संबंधित रजिस्टर रहते हैं तो उनको बहाया जाता है, और जो कुली बेगार प्रथा थी उसका अंत हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा और हेमगंगा का संगम होता है। तो अलकनंदा और हेमगंगा का संगम होता है गोविंद घाट चमोली में। अलकनंदा और हेमगंगा तो गोविंद घाट के पास होता है इसमें चमोली में, और अलकनंदा का उद्गम होता है संतोपत ताल से, जो संतोपत शिखर के पास ही स्थित है, तो जिसे क्षीर सागर भी कहते हैं, और यह क्या है, त्रिकोण आकार का बना हुआ है। तो अलकनंदा राज्य की प्रमुख नदी है, सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, और उसका और हेमगंगा का संगम होता है गोविंद घाट चमोली में। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा और डूंडी नदी का संगम होता है। अलकनंदा और डूंडी नदी का संगम होता है, ये होता है डूंडी प्रयाग में, और ये टिहरी में होता है कीर्तिनगर के पास। तो अलकनंदा और डूंडी नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो ये डूंडी प्रयाग, और ये कहाँ स्थित है, तो ये टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी और काली गंगा का संगम होता है। मंदाकिनी और काली गंगा का संगम होता है, ये केदार घाटी है, तो वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है, तो जिसकी प्रमुख सहायक नदी है काली नदी, और मंदाकिनी और काली गंगा का संगम होता है कोटी प्रयाग में। तो ये कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है कोटी प्रयाग। अगला प्रश्न है कि पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ व गौला नदी संगम स्थित है। तो पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ और गौला नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो ये होता है रानीबाग के निकट नैनीताल में। तो गौला की सहायक नदियाँ हैं पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ और गौला, तो इनका जो संगम होता है वो रानीबाग के निकट होता है नैनीताल में। अगला प्रश्न है कि चंपावत नगर स्थित है। तो चंपावत नगर स्थित है चंपावती या गंडकी नदी के तट पर। तो चंपावत जो नगर है वो गंडकी या चंपावती नदी के तट पर स्थित है, और यह उत्तराखंड का पहला नगर भी माना जाता है। या कुमाऊं में जो चंद्रवंश था, तो चंद्रवंश के समय यह इनकी प्रारंभिक राजधानी भी हुआ करती है। अगला प्रश्न है कि नैनी झील घिरी है 7 पहाड़ियों से, जिनमें सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो जो नैनी झील है वह 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, जिसमें सबसे ऊंची पहाड़ी नैना या चाइना पीक है। तो नैना या चाइना पीक कहा जाता है, तो यह क्या है, सबसे ऊंची पहाड़ी है नैनीताल की। अगला प्रश्न है झल या सूप नामक ताल स्थित है। झल या सूप नामक ताल कहाँ स्थित है, तो यह ताल स्थित है चमोली जिले में। तो चमोली जिले में झलताल या सूप ताल भी इसे कहा जाता है, तो ये चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लाल, काली व सफ़ेद मछलियों वाला बदानी ताल है। तो ये
लाल, काली और सफ़ेद मछलियों वाला बदानी ताल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग में। तो कहाँ स्थित है लाल, काली और सफ़ेद मछलियों वाला ताल? तो ये बदानी ताल है और ये त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग में स्थित है। और ये जो त्रिजुगी नारायण है यह शिव पार्वती विवाह स्थल भी माना जाता है। यह काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है जो रुद्रप्रयाग जिले में है। अगला प्रश्न है कि पिथौरागढ़ में स्थित प्रमुख ग्लेशियर हैं। तो पिथौरागढ़ जिले के प्रमुख ग्लेशियर हैं हीरामणि, नामिक, काली, रामल, पोटिंग। तो क्या है ये? मिलम। तो ये क्या है? प्रमुख ग्लेशियर हैं पिथौरागढ़ के। अगला प्रश्न है कि बागेश्वर में स्थित ग्लेशियर हैं। तो बागेश्वर में स्थित प्रमुख ग्लेशियर हैं मैकतोली, सुखराम और पिंडारी भी इसमें आता है। तो ये क्या है? बागेश्वर के प्रमुख ग्लेशियर हैं। अगला प्रश्न है कि भट्टा व हार्डी प्रपात कहाँ स्थित है? भट्टा व हार्डी प्रपात कहाँ स्थित है? तो ये मसूरी के पास स्थित है दोनों, और ये देहरादून जिले में आते हैं भट्टा व हार्डी प्रपात। और इसके पास ही मसूरी के पास ही कैंपटी फॉल भी है जो कि टिहरी जिले में आता है। अगला प्रश्न है कि भेलछड़ा प्रपात स्थित है। तो भेलछड़ा प्रपात कहाँ स्थित है? तो भेलछड़ा नामक प्रपात स्थित है नेपाल बॉर्डर पर और यह पिथौरागढ़ में स्थित है। तो पिथौरागढ़ में है भेलछड़ा प्रपात। अगला प्रश्न है हुक्चर और हरचंद बालचंद कुंड है। हुक्चर, हरचंद और बालचंद कुंड कहाँ है? तो ये कुंड है पिथौरागढ़ में। हुक्चर, हरचंद और बालचंद नामक कुंड कहाँ है? तो ये पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है कि सीताकुंड स्थित है। तो सीताकुंड स्थित है चंपावत में। तो सीताकुंड कहाँ स्थित है? तो सीताकुंड स्थित है चंपावत में। अगला प्रश्न है कि भौरी अमोला व अग्निकुंड है। तो भौरी अमोला व अग्निकुंड कहाँ स्थित हैं? तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित हैं भौरी अमोला और अग्निकुंड। अगला प्रश्न है कि गंगानी नामक गर्म कुंड स्थित है। तो गंगानी नामक गर्म कुंड कहाँ स्थित है? ये उत्तरकाशी में स्थित है। तो गंगानी नामक ये काफ़ी प्रसिद्ध है और यह प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण भी है। तो गंगानी नामक गर्म कुंड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में प्रदेश में कुल वन पंचायतें हैं। तो वर्तमान में प्रदेश में कुल वन पंचायतें कितनी हैं? तो 12,167 वन पंचायतें हैं। और राज्य में वन पंचायतों का गठन की शुरुआत होती है 1931 ईस्वी से। तो 1931 ईस्वी से राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत होती है और वर्तमान में राज्य में 12,167 क्या हैं? कुल वन पंचायतें हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल है। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी। और बेदनी बुग्याल कहाँ है? ये चमोली में स्थित है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? बेदनी बुग्याल। अगला प्रश्न है कि किस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? तो किस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? तो यह दयारा बुग्याल में भी दिया जाता है उत्तरकाशी में। और इसके अलावा औली है, लेकिन अगर औली के बाद दूसरे उसके बुग्याल की बात करें तो ये दयारा बुग्याल है। दयारा बुग्याल में उत्तरकाशी में शीतकालीन स्कीइंग प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। तो हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है मुनि की रेती, और ये ऋषिकेश में है। और मुनि की रेती ये टिहरी में आता है, लेकिन ये ऋषिकेश में है। तो हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है? मुनि की रेती, ऋषिकेश, टिहरी में। अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई? तो राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना नामक औषधीय पौधे की खेती प्रारंभ की जाती है और ये की जाती है 1903 में। तो राज्य में जब औषधीय पौधों की खेती करना प्रारंभ किया गया तो सर्वप्रथम चुना गया बेलाडोना को। तो ये 1903 से खेती करना प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि राज्य में स्लेट्स मिलता है। तो राज्य में स्लेट्स मिलता है उत्तरकाशी, नैनीताल व पौड़ी जिलों में। तो राज्य में स्लेट्स कहाँ कहाँ मिलता है? उत्तरकाशी, नैनीताल और पौड़ी जिलों में। अगला प्रश्न है राज्य में एस्बेस्टॉस मिलता है। तो ये मिलता है पौड़ी और अल्मोड़ा में। पौड़ी और अल्मोड़ा। राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना संचालित हुई। तो राज्य में किसान सम्मान निधि योजना संचालित होती है 1 दिसंबर 2018 से। 1 दिसंबर 2018 से। और इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष क्या 6,000 रुपये दिए जाते हैं और 2,000 की इनकी 3 किस्तें आती हैं। अगला प्रश्न है सिंचाई की सुविधा के दृष्टि से राज्य में 3 प्रकार की कृषि भूमि हमें देखने को मिलती है।
जिसमें तलाऊ, उपराऊ और इजरान भूमि है। तलाऊ, उपराऊ और इजरान भूमि प्रमुख है। अगला प्रश्न है कि राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। तो राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से। तो देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर के तहत क्या किया गया है, राज्य में जो भू अभिलेख हैं उनको रखा गया है देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर में। अगला प्रश्न है कि चाल खाल योजना संबंधित है। तो चाल खाल योजना का संबंध है जल स्तर सुधार से। तो चाल खाल योजना का संबंध किससे है, तो ये है जल स्तर सुधार से। अगला प्रश्न है कि राज्य में उत्पादित रेशम के प्रकार हैं। तो राज्य में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, जिसमें मलबरी, टसर, मूंगा और एरी। तो मलबरी, टसर, मूंगा और एरी क्या है, 4 प्रकार के प्रमुख रेशम हैं और इनका उत्पादन क्या किया जाता है, उत्तराखंड में इनका उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई है। तो मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये की गई है उधम सिंह नगर में। तो मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये की गई है उधम सिंह नगर में। पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई, तो राज्य में नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई सितंबर 2018 में। तो राज्य में नई पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई, सितंबर 2018। अगला प्रश्न है नेचर व ग्रीन टूरिज्म थीम पर चिरबटिया का विकास हुआ। तो नेचर व ग्रीन टूरिज्म पर चिरबटिया का विकास हुआ रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है कि बद्री विशाल मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो बद्री विशाल मंदिर निर्मित है शंकुधारी शैली में। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ में पौराणिक पवित्र व पंचकुंड हैं। तो केदार में पौराणिक पवित्र पंचकुंड स्थित हैं, जिनका नाम है रेतस, हंस, उदक, अमृत और हवन कुंड। तो केदारनाथ में ये प्रमुख कुंड हैं, रेतस, हंस, उदक, अमृत और हवन कुंड क्या हैं, केदारनाथ में ये पंचकुंड प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि पिथौरागढ़ जिले में शिवलिंगों का संग्रहालय स्थित है। तो पिथौरागढ़ जिले में शिवलिंगों का संग्रहालय उपनाम है, ये स्थित है मरतोली थल केदार में। अगला प्रश्न है कि दारमा घाटी का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो दारमा घाटी का प्रवेश द्वार कहलाता है सेला। तो सेला क्या कहलाता है, दारमा घाटी का प्रवेश द्वार, और ये पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ब्राइड एंड कॉर्नर नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ब्राइड एंड कॉर्नर नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है अल्मोड़ा में। तो ब्राइड एंड कॉर्नर नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अल्मोड़ा जिले में। तो ये उत्तराखंड के हमारे 50 प्रश्न थे। इसके बाद हिंदी के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनमें पहला प्रश्न हमारा ए तथा ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो यानी इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं ए और ए। अगला प्रश्न है वह ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती कहलाती हैं। तो वह ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं होती हैं वो कहलाती हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अमानक वर्ण है। तो इसमें इन्होंने ये गलत लिखा है, तो झा क्या है, ये अमानक हो जाएगा, ये मानक वर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, अमानक वर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो वाक्य में इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है उद्धरण चिन्ह। तो जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं इनको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। अगला प्रश्न है पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह होते हैं। तो पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह होते हैं, लाघव चिन्ह जैसे जीरो लिखते हैं हम, शून्य लिखते हैं, तो इसी प्रकार एक गोला होता है लाघव चिन्ह। अगला प्रश्न है कि तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। तो में विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इसमें होगा विस्मयदिबोधक। तो विस्मयदिबोधक इस प्रकार से, तो ये क्या होता है, विस्मयदिबोधक का चिन्ह होता है। तो तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, तो वाक्य में क्या होगा, विस्मयदिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
तो मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं यानी अल्पविराम लगाते हैं। अगला प्रश्न है श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है। तो कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो 20 है। तो इन्होंने कुल 20 प्रकार के विराम चिन्ह बताए हैं। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह की तरह। तो विराम चिन्ह क्या होता है, संयोजक चिन्ह की तरह प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है संज्ञा की द्विरुक्ति हो उनके बीच चिन्ह रहता है। तो उसके बीच कौन सा चिन्ह होगा, तो योजक चिन्ह हो जाएगा संज्ञा की अगर द्विरुक्ति होती है। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर। तो वर्ग के पंचमाक्षर क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। अगला प्रश्न है जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें कहते हैं, उनको अकारांत कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उनको क्या कहते हैं, अकारांत शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो ये क्या हो जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा, ये कंठ तालव्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ क्या है, ये किस प्रकार का स्वर होता है ऊ, तो ये पश्च संवृत स्वर होता है भाषा के दृष्टि से। अगला प्रश्न है माय गॉड कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम होगा। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, संतान, फिर उसके बाद सकल आएगा, फिर सक्षम आएगा, फिर सचल आएगा। तो इसमें जैसे अक्षर वाला वर्ण शब्द क्या है पहले आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि जो अक्षर होता है क और सौ से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका क्या आएगा ये, तो ये शब्दकोश में पहले आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह क्या होगा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होगा, अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होते हैं वर्ग के व्यंजन। तो चा, जा और यहाँ क्या होंगे, ये अल्प प्राण ध्वनियाँ होंगे। अगला प्रश्न है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो बा वर्ण क्या होगा, एक द्विशिष्ट होगा, स्पर्शी व्यंजन होगा, अल्प प्राण होगा, घोष होगा और निरुनासिक होगा। तो ये क्या होगा, बा वर्ण का वैशिष्ट। अगला प्रश्न है कि विसर्ग से बना शब्द है। तो निष्प्रय क्या है, विसर्ग से बना शब्द है, तो इसमें विसर्ग चिन्हों का प्रयुक्त होता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। तो खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उनका संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। तो उनका संयुक्त रूप क्या होता है, खड़ी चौपाई को हटाकर उनको संयुक्त रूप बनाया जाना चाहिए। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी चौपाई जो होती है उसको हटाकर बनाया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के प्रमुख जो 70 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।